Hello friends, this is SP. Welcome to Adiga Manch. We are present here with another new session that is top 200 question series of CDP. तो फ्रेंड्स इस सीरीज़ में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉप 200 क्वेश्चन सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं। इसके ऑलमोस्ट 7 पार्ट आ चुके हैं। ठीक है, ये जो रहेगा यानी कि 8 पार्ट रहेगा, यानी पार्ट नंबर 8। तो इससे पहले हम यानी कि 7 पार्ट कर चुके हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CDP के 200 टॉप सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर यानी कि विगत परीक्षा में पूछे गए जो प्रश्न है वो है सीटेट स्पेशली ये सीरीज़ है। तो सीटेट के साथ साथ ये जो क्वेश्चंस हेल्प करेंगे हमारे सीटेट, यूपी टेट, NVS, KVS, MP टेट, बाकी सभी स्टेट टेट में ये क्वेश्चन हेल्प करने वाले हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। न कि सीटेट बाकी सभी से हमने सेलेक्ट किए हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, ठीक है, उत्तराखंड टेट हो या बिहार टेट हो, सी टेट हो, सभी से क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। तो फ्रेंड्स ये जो सीरीज़ है आपको काफ़ी हेल्प करेगी। इसके 7 पार्ट आ चुके हैं, टॉप 200 क्वेश्चन सीरीज़ हम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज जो पार्ट रहेगा यानी पार्ट नंबर 8 डिस्कस करते हैं। ये रहा आज के लिए यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज के लिए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, यानी कि जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ यानी बुद्धि लब्धि कितना होता है। जो जड़ बुद्धि बालक है उसका IQ कितना होता है। फ्रेंड्स हमने बुद्धि की एक टेबल पढ़ी थी जिसमें यानी सामान्य बालक, प्रतिभाशाली बालक, जड़ बुद्धि, ठीक है, मूर्ख, इस तरह से हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करते हैं, यानी कि जड़ बुद्धि बालक का IQ कितना होता है, यानी कि 110 से 120, 90 से 110 या फिर 71 से 80 यानी 70 से 80 कह सकते हैं, या फिर 25 से कम। तो फ्रेंड्स जब भी हम जड़ बुद्धि यानी कि मूर्ख बालक की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि उसका IQ होता है 25 से भी कम होता है। हम बात करें 110 से 120 या फिर 90 से 110 तो ये सामान्य बालक होता है यानी कि औसत, ठीक है। लगभग 70 से 70 प्लस यानी 80 तक के जो बच्चे होते हैं वो सामान्य होते हैं। यदि हम बात करें 110 से 120 प्रतिभाशाली यानी कि ये सामान्य बालक से थोड़े ऊंचे होते हैं यानी कि विशिष्ट बालक होते हैं। यदि हम बात करें 140 से और 140 से ऊपर तक के जो बालक होते हैं वो प्रतिभाशाली यानी गिफ्टेड बच्चे होते हैं, उनका जो IQ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो पूछा गया यानी कि जो जड़ बुद्धि वाले बालक होते हैं उनका IQ होता है वो 25 से कम वाले जो बालक होते हैं उनका IQ यानी कि उन बच्चों को जड़ बुद्धि कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आंशिक दृष्टि दोष युक्त बालक का व्यवहार कैसा होता है। आंशिक यानी कि आंशिक दृष्टि दोष युक्त बालक का जो व्यवहार कैसा होता है, यानी कि वह पुस्तकों को आंखों के निकट लाकर पढ़ता है, वह शिक्षक से अक्सर स्पष्ट न दिखने की शिकायत करता है, या श्यामपट्ट पर लिखे हुए नोट कर बुक पर नहीं उतार पाता, या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स जब भी हम आंशिक दृष्टि दोष बालक की बात करते हैं यानी कि जिसका दृष्टि दोष आंशिक यानी कि पूर्ण रूप से है, बहुत ज़्यादा है, तो उस बालक को यानी कि बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। यानी कि आँखों को यानी कि कोई भी पुस्तक को जब भी वो लिखेगा या पढ़ेगा तो पुस्तक को आँखों के बहुत ज़्यादा निकट ले आएगा, और शिक्षक अपने शिक्षक यानी कि अपने टीचर से अक्सर स्पष्ट न दिखने की भी शिकायत करेगा। और यदि हम बात करें श्यामपट्ट पर लिखे नोट को नहीं उतार पाएगा। तो फ्रेंड्स जब भी हम देखते हैं आंशिक दृष्टि दोष वाले बालक को उपयुक्त सभी के सभी गुण मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता होती है। जो बच्चे कम गति है मतलब स्लो सीखते हैं उनकी मुख्य विशेषता क्या होती है। किस कारण किसी बच्चे को हम ये कह सकते हैं कि वो स्लो यानी कि धीमी गति से सीख पा रहे हैं, उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उनके ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है, या फिर सेकंड उनमें कक्षा में समायोजन में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती, या फिर उन्हें केवल गणित में कठिनाई होती है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डी ऑप्शन हट जाता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दिक्कत तो होती है उन्हें केवल गणित में नहीं, उन्हें सभी विषय में कठिनाई हो सकती है, या फिर उनमें कक्षा में समायोजन करने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो फ्रेंड्स समायोजन करने में कठिनाई होती है यानी कि D, C, B 3 ऑप्शन हट जाते हैं। ऑप्शन नंबर A की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट होता है, यानी कि उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता, यदि हम डिसेबिलिटी की बात करें किसी न किसी तरह की डिसेबिलिटी ज़रूर होती है जिनके ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करते हैं, जिस कारण जो बच्चे हैं उनकी गति सीखने की कम होती है। तो ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। मतलब आप एक टीचर हो और आप जाते हैं क्लास में तो आप देखते हैं कि जो कुछ बच्चे हैं उनके अंदर बुरी आदतें पड़ चुके हैं, तो उनके सुधार हेतु आप क्या कर सकते हैं, यानी कि डांट डपट कर, उन्हें डांट फटकार कर, उन्हें पनिशमेंट देकर, या फिर दोषारोपण कर उन पर
आरोप प्रत्यारोप लगाकर या फिर अनुबंधन द्वारा या फिर उनमें से सभी। तो फ्रेंड्स अनुबंधन यानी कि एक शास्त्रीय अनुबंधन की प्रक्रिया करके कुल मिला के उनको समझाकर, ठीक है, किसी एक्टिविटी यानी कि अनुबंधन की एक्टिविटी के थ्रू, इंटरेक्शन के थ्रू उनकी बुरी आदतों को सुधार सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? फ्रेंड्स जो बच्चे जन्म यानी कि अपनी हेरिडिटी, अपनी आनुवंशिकता से लेकर अपने माता पिता के जीन्स के थ्रू जो उनके अंतर्गत डिसेबिलिटी अक्षमता आती है वो कौन सी हो सकती है? यानी कि दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर या फिर मंदबुद्धि। तो फ्रेंड डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है कि मंदबुद्धि एक ऐसी अक्षमता है, ठीक है, या ऐसा विकार है जो जन्मजात होती है। बाकी यदि हम दृष्टि दोष की बात करें तो दृष्टि दोष बाद में जन्म के बाद भी हो सकता है, मूक बधिरता या फिर श्रवण दोष भी जन्म के बाद हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन है डी बिल्कुल करेक्ट होता है, यानी कि मंदबुद्धि। तो कुल मिला के यदि किसी बच्चे के पेरेंट्स थोड़े मंदबुद्धि हैं तो उनके बच्चे भी मंदबुद्धि हो सकते हैं, यह आशा होती है, क्योंकि जो आनुवंशिक गुण होते हैं वो पेरेंट्स के द्वारा अपने बच्चों में आते ही आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 है दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। जो दृष्टि युक्त बच्चे हैं, जिन बच्चों की दृष्टि संबंधित दोष है, उनको आकृति यानी कि जो आकृति संबंधी ज्ञान देना चाहिए, यानी मौखिक व्याख्यान द्वारा, ठीक है। मौखिक व्याख्यान द्वारा हम आकृति का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं दे सकते। त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श कराकर या फिर क्षेत्र भ्रमण द्वारा, या फिर हम बात करें उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन हट जाता है। क्षेत्र भ्रमण द्वारा भी आकृतियों का ज्ञान नहीं हो सकता। और ए ऑप्शन की बात करें तो मौखिक व्याख्यान द्वारा भी आकृतियों का नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। बी ऑप्शन कहता है कि त्रिआयामी आकृतियों को स्पर्श कराकर। तो फ्रेंड्स यानी कि 3 डायमेंशनल जो आकृति हैं, यदि हम बात करें डाइस, एक डाइस हो गई जो चौकोर होती है, ठीक है, या फिर मैच बॉक्स माचिस हो गई, उसको हम मतलब इस तरह की कोई भी आकृति या फिर कोई सर्कल हो गया, सर्कल मतलब इस पर यानी कि हम फुटबॉल या बॉल के ऐसी चीज़ों को या कोई भी त्रिआयामी 3 डायमेंशनल चीज़ों को हम बच्चों को स्पर्श करा के, क्योंकि बच्चे को दृष्टिबाधित दोष है तो उसे टच करा के हाथ के द्वारा उसे बता सकते हैं कि ये इस तरह की आकृति को हम गोला कहते हैं, इस तरह की आकृति को हम आयत कहते हैं, इस तरह की आकृति को हम वर्ग कहते हैं। तो फ्रेंड्स यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो सांकेतिक भाषा की यदि हम बात करें, यानी कि बिना बोले अपने एक्सप्रेशन और हाथों के द्वारा, संकेतों द्वारा भाषा का जो प्रयोग किया जाता है, किन के लिए किया जाता है? दृष्टि दोष युक्त बच्चों के लिए, या फिर मूक बधिर बच्चों के लिए, मंदबुद्धि बच्चों के लिए, या फिर हम बात करें या फिर यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जब भी हम बात करें दृष्टि दोष बच्चों जिनको नहीं देख पाता उनको हम ब्रेल लिपि का उपयोग करते हैं, यानी ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ाते हैं। मूक बधिर जो बच्चे बोल नहीं पाते उनके लिए यानी सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होता है, यानी कि मूक बधिर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, यानी निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जाँच हेतु किया जाता है? तो वो कौन सी इकाई यानी कौन सी यूनिट है जो सुनने की क्षमता, जो सुनने की जो हमारी पावर है उसकी जांच हेतु किया जाता है? यानी कि डेसीमीटर, डेसिबल या डेसीपाइन या फिर डेसी बिंदु। तो फ्रेंड डेसिबल जो होती है वो यानी कि हमारी वॉइस, हमारी जो सुनने की क्षमता यानी आवाज़ की एक यूनिट होती है जिसके थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि कितनी डेसिबल तक हम कोई भी किसी व्यक्ति के कान है वो सुन सकते हैं और उसके लिए हानिकारक है या कम है। तो फ्रेंड्स ये सुनने की जो क्षमता की जांच करने वाली यूनिट है उसे डेसिबल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्नलिखित में से अंतःविषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि, निम्नलिखित में से अंतःविषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। या फिर बी ऑप्शन की तरफ चलें, प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या से संबोधित किए जाने की आवश्यकता है,
से शिक्षक के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। या फिर सी ऑप्शन कहता है निम्नलिखित में से विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरण के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। या ऑप्शन नंबर डी कहता है पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। तो फ्रेंड्स जब भी हम बात करते हैं यानी कि पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है, तो फ्रेंड्स पाठ योजना बनाने और शिक्षकों के मतलब गतिविधि की अनुमति, ये ऑप्शन बिल्कुल हट जाता है क्योंकि ये इस तरह से अंतःविषय अनुदेशन का लाभ ये नहीं है। यदि हम बात करें सी ऑप्शन की विद्यार्थियों में विभिन्न विषयों क्षेत्रों की विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी, तो फ्रेंड्स टीचर की नापसंदगी का ये कारण नहीं है, तो ये भी ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर सी भी हट जाता है। यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर बी कहता है प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या से संबोधित किए जाने की आवश्यकता जिन्हें शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर बी भी हट जाता है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर ए बचता है हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर ए कहता है विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान जो भी विद्यार्थी ने सीखा है, ठीक है, उसके बहुत संदर्भों में अनुदेशन करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जा सकते हैं या दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि निम्नलिखित में अंतःविषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। तो कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है, यानी विषय वस्तु में प्रवीणता, मतलब एक टीचर का टीचर से संबंधित कारक, यानी एक टीचर की कौन सी विशेषता है जो उसके या बच्चों के जो अधिगम यानी लर्निंग प्रोसेस है उसको प्रभावित करेगा। टीचर की विशेषता यहाँ पे पूछी गई है, यानी विषय वस्तु में प्रवीणता, यानी कि एक टीचर अपने विषय में बहुत ज़्यादा प्रवीणता लिए हुए यानी कि बहुत ज़्यादा नॉलेज लिए हुए, या कि बैठने की उचित व्यवस्था, या फिर शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, या फिर विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। तो फ्रेंड्स भी हम बात करें तो शिक्षक यानी विषय वस्तु में प्रवीणता, यदि कोई भी शिक्षक अपने विषय अपने सब्जेक्ट में एकदम प्रवीण होगा, प्रवीण मतलब विद्वान होगा, तो वो सब चीज़ों को साथ लेकर चल सकता है कि वो बच्चों को उचित तरीके से बिठा भी सकता है, शिक्षण संबंधी संस्थानों की उपलब्धता, या फिर हम बात करें तो वो अपने नई नई टेक्निक भी यूज कर सकता है। तो फ्रेंड्स टीचर एक शिक्षक की जो क्वालिटी है वो यानी उसका विषय वस्तु में प्रवीण होना बहुत आवश्यक है, जिसके कारण यानी कि उसका जो लर्निंग प्रोसेस या टीचिंग प्रोसेस है, बच्चों का जो सीखने अधिगम है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सीरीज में हम 15 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो सीरीज़ है यानी टॉप 200 क्वेश्चन सीरीज ऑफ सीडीपी के हम 200 क्वेश्चंस कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चाहे जो हमने सेलेक्ट किए हैं ये क्वेश्चन सी टेट यूपी टेट और बिहार टेट, ठीक है, एमपी टेट, उत्तराखंड टेट, सभी टेट के आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो सी टेट की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो सीरीज़ है सी टेट के लिए है, लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट है ये सभी KVS NBS और हम बात करें यूपी टेट सुपर टेट बाकी सभी में भी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट जो रहता है वो सेम रहता है। लैंग्वेज किसी क्वेश्चन के डिफरेंट तरीके से पूछ सकता है और क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ सकता है, लेकिन यदि हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट एक ही तरीके से होता है, चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, MP टेट हो या फिर बिहार टेट, KVS NBS सभी में हो। तो फ्रेंड्स ये जो सीरीज़ है यानी कि 8 पार्ट है, ये 8वां पार्ट, इससे पहले हम 7 पार्ट कर चुके हैं। तो फ्रेंड टॉप 200 क्वेश्चन की सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि अभी तक आपने ये सीरीज़ नहीं देखी तो आप सारे पार्ट देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस यानी कि अधिगम मंच को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स एक और चीज़ CDP की जो चैप्टर वाइज सीरीज़ यानी टॉपिक वाइज जो सीरीज़ है यानी कि 41+ वीडियोज़ के थ्रू हम CDP का संपूर्ण कोर्स यानी कि कंप्लीट कोर्स कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो फ्रेंड्स आप यानी कि प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। सी टेट की दृष्टि से यानी कि हमारा जो टारगेट है यानी कि सी टेट में यदि हम बात करें EVS की बात करें या फिर हम बात करें CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के 25+ क्वेश्चन ही आएंगे यदि आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं और हमारे सारे के सारे वीडियोस को देखते हैं। तो फ्रेंड्स यानी EVS और CDP में तो आप बिल्कुल भी मार नहीं खा सकते। तो फ्रेंड्स इस सीरीज़ के हम 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करेंगे यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन इस सीरीज़ का, निम्नलिखित में से अंतःविषय अनुदेशन का 11वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? ये क्वेश्चन मुझे लगता है रिपीट हो गया।
हाँ, ये क्वेश्चन रिपीट होगा, यानी कि 9th क्वेश्चन भी यही है और यदि हम बात करें तो 11th क्वेश्चन भी यही है। तो इस क्वेश्चन को यानी कि छोड़ते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट होगा, ये क्वेश्चन यहाँ से हटा देते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या कहता है कि शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। तो शिक्षण प्रक्रिया यानी कि जो टीचिंग प्रोसेस है उसमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना चाहिए किस चीज़ का, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का, या फिर अनुशासन और नियमित उपस्थिति, या फिर गृह कार्य की जांच में लगन, या फिर विषय वस्तु की कठिनाई का स्तर। तो फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट है यानी कि शिक्षार्थियों की सहभागिता, शिक्षार्थियों यानी कि स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन। टीचिंग करते समय एक टीचर को चाहिए कि उसे ये निश्चित करना चाहिए कि सभी के सभी जो क्लास में बैठे संपूर्ण सभी विद्यार्थी उसके साथ इंटरेक्शन कर पा रहे हैं, मतलब सभी सहभागिता प्रदर्शित कर रहे हैं। तो एक टीचर का जो टीचिंग है जो शिक्षण सफल हो पाएगा। अन्यथा अनुशासन की बात करें या गृह कार्य की बात करें वो बात की, यानी सेकेंडरी चीज़ें। सबसे पहले तो टीचिंग करते समय एक टीचर को चाहिए कि वो अपने विद्यार्थियों को यह देखे कि सभी विद्यार्थी सक्रिय एक्टिव हैं, एक्टिवनेस के साथ साथ मतलब सक्रिय हैं, अपनी भागीदारी निर्धारित कर पा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए यानी कि विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता के बच्चे एक्टिव हों, एक्टिव होने के साथ साथ वो चीज़ों को सीखें। तो फ्रेंड्स ये रहा यानी कि ऑप्शन नंबर 11 का ए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये सीटेट 2012 का क्वेश्चन है कि बच्चे जब पढ़ते हैं यानी कुछ भी सीखते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है, उनको कोई भी गृह कार्य दिया जाए या क्लास में बच्चे त्रुटि करते ही करते हैं, गलती करते करते हैं, क्योंकि तभी तो उनको बच्चा कहा गया। तो क्वेश्चन में ये पूछा कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ए ऑप्शन कहता है एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन बिल्कुल निकल जाता है। जब भी एक नकारात्मक सोच टीचर या स्टूडेंट के प्रति दर्शा दी जाए तो वो ऑप्शन बिल्कुल हटा देना चाहिए, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं टीचिंग की, अधिगम की या चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की, तो नकारात्मकता की कोई बात होती नहीं है। तो यहाँ पर दिया गया कि एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नहीं, एक अध्यापक को, एक टीचर को स्टूडेंट्स की प्रत्येक जितनी भी वो गलती करता है उस पर ध्यान देना चाहिए और उनका निराकरण करा के बच्चे को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ से हट जाता है। यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो ऑप्शन नंबर बी कहता है यानी प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। तो फ्रेंड्स ये भी ऑप्शन हट जाता है, क्योंकि इसमें बताया गया कि टीचर को ये थका देगा। नहीं, किसी भी स्टूडेंट की प्रत्येक त्रुटि को हर टीचर को ध्यान में रखना चाहिए। सी ऑप्शन कहता है कि स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। शिक्षक को नहीं सुधारना चाहिए लेकिन बच्चों को सलाह ज़रूर दे सकता है। तो फ्रेंड्स ये भी ऑप्शन यहाँ से हट जाता है। यदि हम बात करें डी ऑप्शन की, डी ऑप्शन कहता है कि यदि एक शिक्षक कक्ष में यानी कि क्लासरूम में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। तो फ्रेंड्स ये यानी टीचर से संबंधित है। यदि कोई भी टीचर किसी भी बच्चे की यानी क्लास के अंतर्गत बैठे हुए प्रत्येक बच्चे की त्रुटि को सुधारने योग्य नहीं यानी कि अयोग्य है, वो असफलता महसूस कर रहा है, तो जो शिक्षा की जो व्यवस्था वो बिल्कुल असफल है यानी फेल है। ये माना जा सकता है कि जो उसका एजुकेशन सिस्टम है उस टीचर का वो बिल्कुल फेल है। कुल मिला के एक टीचर का ये दायित्व है कि वो प्रत्येक बच्चे की गलती को मतलब सुधार करे, पकड़े नहीं, मतलब उस पर ध्यान दे और सुधार करते हुए बच्चों को आगे बढ़ाए। तो क्वेश्चन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट होता है। यानी कि यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने में योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा को व्यवस्था असफल है, मतलब शिक्षक की जो व्यवस्था वो बिल्कुल असफल है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम है। बच्चों को यदि हम पनिशमेंट की बात करें तो दंड देने का परिणाम क्या क्या हो सकता है। यदि एक टीचर बच्चे को पनिशमेंट देता है तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। यहाँ पर बात की यानी कि शाब्दिक और गैर शाब्दिक उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, ठीक, या बच्चे की छवि सुधार करना, बच्चे की छवि में सुधार करना या उनके अंकों में सुधार करना, या फिर हम बात करें डी ऑप्शन उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो फ्रेंड्स बच्चे को यदि हम शाब्दिक और गैर शाब्दिक पनिशमेंट देते हैं, ठीक है, बच्चों को हम डांटते फटकारते हैं तो उनके स्वयं के प्रति अवधारणा, जो बच्चे खुद की अवधारणा
किसी भी कॉन्सेप्ट के प्रति तैयार करते हैं, ठीक है, उनकी खुद की सोच, थॉट प्रोसेस यदि वो बनाते हैं किसी कॉन्सेप्ट के प्रति, किसी सब्जेक्ट के प्रति, किसी प्रकरण के प्रति, तो यानी कि जो पनिशमेंट है टीचर का शाब्दिक और गैर शाब्दिक, तो उसकी अवधारणा नष्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। तो फ्रेंड्स ये सीटेट 2015 में पूछा गया प्रश्न है कि इस संबंध में कौन सा सही नहीं है, बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, इस संबंध में ये सही नहीं है। ऑप्शन ए कहता है बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ठीक है, या बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, या फिर बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, या फिर बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित हैं। तो फ्रेंड्स जब भी हम बात करें क्योंकि इसमें नहीं वाली बात पूछी गई है, हम ऑप्शन डी की तरफ से चलते हैं। ऑप्शन डी कहता है कि बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखते हैं क्योंकि उनके अंदर एक इनेट एबिलिटी होती है सीखने की, जिसके कारण वो सीखते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, ठीक है। सी की बात करें, बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, ये भी बिल्कुल सही होता है, बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, ठीक है, किसी तरह से, क्योंकि बच्चे डिफरेंट टाइप्स के बच्चे होते हैं एक कक्षा में, एक क्लास में। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण तो बच्चे अलग अलग गति से, अलग अलग लय के साथ, अलग अलग अपनी मेंटल एबिलिटी के साथ सीखते हैं। या बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते, बिल्कुल सही बात है। बच्चे जब तक कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास से तैयार नहीं होंगे, उनका मानसिक रूप से तैयार नहीं होंगे, तब तक नहीं सीखेंगे। तो बी ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। यदि हम बात करें ए ऑप्शन की, तो ए ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल हट जाता है, तो गलत जो पूछा है वो ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शन सही होगा वो ए होगा। इसमें कहा है कि बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि बच्चे सिर्फ कक्षा में सीखते हैं। बच्चे बिना कक्षा, बिना स्कूल गए हुए भी बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीख गए होते हैं, या फिर ये कहें कि स्कूल जाने से पहले बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, आज के लिए लास्ट, यानी कि 15 क्वेश्चन हम इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। टॉप 200 क्वेश्चंस की जो सीरीज CDP के हम टॉप 200 क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसका यानी कि आज का जो पार्ट है, यानी कि 8वां पार्ट नंबर 8 हम डिस्कस करेंगे। इसमें 15 क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हम 7 पार्ट और कर चुके हैं फ्रेंड्स। तो जब भी हम प्ले लिस्ट की बात करें तो इसके जो टॉप 200 यानी कि 200 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, इसे हम प्ले लिस्ट में डाल देंगे। तो आप हमारे अधिगम मंच चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है, एक साथ आपको मिल जाएंगे। लेकिन अभी आप देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इस सीरीज़ को देखें, इस पार्ट को देखें, इसके साथ साथ हमारे जो 7 पार्ट हैं उनको सभी को देखें, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बन पाएगी। तो इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन हमने CDP के सेलेक्ट किए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब आज के लिए लास्ट क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चन, अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणा को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे। क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हैं। सीटेट 2015 का क्वेश्चन है, अपने कक्षा के बच्चों को, यानी आप एक टीचर हैं तो आपके कक्षा में कुछ बच्चे हैं, उनकी अपनी अवधारणा, वो बच्चे अपने कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, कॉन्सेप्ट बनाते हैं, अपनी अवधारणा बनाते हैं, उन्हें बदलने को आप किस प्रकार सहायता करेंगे। मतलब किसी कॉन्सेप्ट, किसी प्रकरण के प्रति उनकी अवधारणा को बदलने के लिए आप किस तरह से सहायता करेंगे। बच्चों को सूचना दिखाकर उन्हें याद करने को कहेंगे। तो फ्रेंड्स सूचना को कभी भी यानी सूचना को कभी भी ज्ञान नहीं मानना चाहिए, ये NCF 2005 कहता है। ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से हट जाता है। यदि हम बात करें बी ऑप्शन, यदि बच्चों की अवधारणा गलत हो तो उन्हें दंड देंगे, बिल्कुल भी दंड नहीं देंगे। बच्चे गलत अवधारणा प्रस्तुत करते हैं तो उनका सम्मान करेंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे और उनमें सुधारात्मक अप्रोच लेने के साथ साथ उनमें बदलाव करेंगे और ये कहेंगे कि ये गलत है, आप थोड़ा इसमें सुधार कर सकते हैं। तो ए और बी ऑप्शन दोनों हट जाते हैं। यदि हम चलते हैं सी ऑप्शन, यानी तथ्यात्मक जानकारी देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे फ्रेंड्स। NCF 2005 ये कहता है कि हम जानकारी को कभी भी नॉलेज यानी कि ज्ञान नहीं बता सकते। एक जानकारी देके, एक इन्फॉर्मेशन देके तो तथ्यात्मक जानकारी को हम कभी भी ज्ञान नहीं कह सकते। तो जब भी हम अधिगम की बात करते हैं, हम जानकारी प्रस्तुत नहीं करते हैं, हम एक ज्ञान, मतलब बच्चों को एक सुलभकर्ता के रूप में एक टीचर पाता है, बच्चे एक टीचर को पाते हैं कि वो एक सुलभकर्ता है। NCF 2005 भी कहता है कि बच्चे उनमें ज्ञान का निर्माण करें, खुद से बच्चे ज्ञान का निर्माण करेंगे, सिर्फ उनकी सहायता, टेम्परेरी हेल्प करें। तो A, B, C 3 ऑप्शन हट जाते हैं। यदि हम डी ऑप्शन की बात करें, अवधारणा के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देंगे, बिल्कुल करेक्ट, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है कि बच्चे अपनी समझ लगाकर अपनी अवधारणा का निर्धारण करें, और यदि पुरानी अवधारणा को वो चेंज करना चाहें तो उनको कहेंगे कि वो खुद की अवधारणा निर्धारित करें और उनको स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक व्यवहार देंगे, जिसके कारण बच्चे खुद से अपनी अवधारणा प्रस्तुत कर सकें। तो फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आज के लिए इस सीरीज़ का।
ठीक, आई होप ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी। यदि अभी तक आपने ये सीरीज़ कंप्लीट नहीं देखी, इसके सारे पार्ट नहीं देखे, तो आप जाके देख सकते हैं हमारे अधिगम मंच चैनल पर। और फ्रेंड्स हाँ, एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर से जाके सब्सक्राइब करें। और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट के थ्रू अपना फीडबैक ज़रूर से दें, और कोई भी क्वेरी है वो पूछे। और हाँ, ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, ठीक है। अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर से करें, हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और प्रेस आइकन जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं। दैट वाज एसपी सिंह साइनिंग ऑफ।